चलिए, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो वर्तमान में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसे एक चल रहा है अभी पेपर में, न्यूज़पेपर में, हर जगह चल रहा है मानसून सत्र। और दूसरी चीज़ जो भी चर्चा में है वो है अविश्वास प्रस्ताव। तो पहले हम लोग देखते हैं मानसून सत्र। अब मानसून सत्र को देखने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सत्र होता क्या है। देखिए, सत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेशन। ठीक है, ये सेशन होता क्या है? संसद की जो कार्यवाहियां होती हैं उन कार्यवाहियों को या सामान्य उनके जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए सदन की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक को ही सत्र कहा जाता है। समझ गए? अब ये सत्र जो है, ये सत्र बुलाता कौन है? सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास है। और सरकार किसके माध्यम से बुलाती है? ये बुलाती है राष्ट्रपति के माध्यम से। सरकार के पास अधिकार है और राष्ट्रपति के माध्यम से। अर्थात जब कोई बोलेगा आपको कि सत्र कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति। सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करता है तो वो भी राष्ट्रपति। जब सत्र को बुलाया जाता है या कह सके कि बैठक आयोजित की जाती है और उसकी जब घोषणा की जाती है उस चीज को कहा जाता है सत्राहूत। ठीक, ये है सत्राहूत। और जब वो सत्र समाप्त हो जाता है तो सत्र की समाप्ति की जो घोषणा है उसको बोलते हैं अपन सत्रावसान। ये दोनों ही घोषणाएं राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। ठीक, अब चलते हैं आगे अपन सत्र में। तो संविधान में सत्र के बारे में आर्टिकल 85 में सत्र के बारे में बताया गया है। और अब आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत में सामान्यतः 3 तरह के सत्र हैं। नंबर 1, बजट सत्र। बजट सत्र जिसको बोलेंगे बजट सेशन। दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र को इंग्लिश में भी मानसून ही कहा जाता है, मानसून सेशन। और तीसरा या अंतिम सत्र है, इसको बोला जाता है शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। अब देखिए, बजट सत्र, जो बजट सत्र है ये वर्ष का प्रथम सत्र है। ठीक, जैसा इसका नाम है बजट सत्र वैसा ही इसका काम है। मतलब इसी सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसी सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन, ये पारित किया जाएगा। ठीक है, इस सत्र की अवधि यानी बजट सत्र जो है ये सामान्यतः स्टार्ट होगा फरवरी और ये 4 महीने चलेगा। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने इसके अवधि हो गई। अगला आएगा मानसून सत्र। अब मानसून सत्र को हम लोग देखते हैं, इसको इधर लिख देता हूं, मानसून सत्र। इसके बाद ये मई तक चला, 1 महीने का आराम, रेस्ट, यानी जून में रेस्ट। फिर अगला कब स्टार्ट होगा, यानी जुलाई, जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, फिर अगला शीतकालीन सत्र, 1 महीने का रेस्ट, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर रेस्ट, और फिर नवंबर और दिसंबर, ये चलेगा 2 महीने। इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एक याद कर लीजिए आप, पहला बजट सत्र, इसकी अवधि कब से कब तक है, फरवरी से मई, 4 महीने। अगला वाला जो होगा मानसून सत्र, ये चलेगा 3, घटते क्रम में, 1 महीने का गैप, मई के बाद जून गैप,
जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, सितंबर के बाद 1 महीने का गैप यानी अक्टूबर आराम, उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ये बुलाया क्या जा रहा है, काम क्या किए जा रहे हैं सत्रों में, तो सामान्य जैसा मैंने बताया कि संसद की जो भी कार्यवाही है उनके लिए बैठक बुलाई जाती है ताकि सभी सांसद आए बैठें और नीति निर्माण करें या किसी विषय पर चर्चा करें या कोई कानून बनाएं। इन सब के लिए ही सत्र का आयोजन किया जाता है। अच्छा, संविधान में सत्र के लिए कोई कैलेंडर निर्धारित नहीं है। कैलेंडर का मतलब यही जो अपन लिख रहे हैं, फरवरी से मई या नवंबर से दिसंबर या ये चीजें, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। ये परंपरा के अनुसार चला आ रहा है कि हाँ इस टाइम पे ये हो जाएगा बजट सत्र पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक चीज जरूर निर्धारित है कि किन्हीं भी दो सत्रों के बीच, दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल 6 माह का ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, दो सत्र मान लीजिए बजट सत्र और मानसून सत्र, दो सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतराल रहेगा यानी जो गैप का टाइम है, जो भी 1 महीने दिख रहा है, ये अधिकतम 6 माह हो सकता है। अब चूंकि ये अधिकतम 6 माह का हो सकता है, इसलिए एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो आपको कराने ही कराने होंगे। वो आप समझ जाएंगे जब इनकी अवधि देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये फरवरी से मई तक चला, अब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक में 6 माह हो गए। अब बचा कितना, दिसंबर, एक ही माह बचा है, तो एक सत्र तो आप और करा सकते हो, इसको और पहले से ले लो, यानी फरवरी की जगह जनवरी से ले लो, तो एक सत्र आप ये तो करा ही सकते हो। इसलिए किन्हीं भी दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने का ही हो सकता है, इसलिए कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। वर्तमान में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है मानसून सत्र, जो मानसून सत्र जो चालू हुआ है 20 जुलाई से। अब देखते हैं कब तक चलता है। ये सामान्य अवधि लिखी है सितंबर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सितंबर तक ही चले, हो सकता है ये अगस्त में ही ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि संविधान ने अभी बताया कोई कैलेंडर निश्चित नहीं है, ये परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। तो समझ गए होंगे आप लोग सेशन। अब अगला देखते हैं हम लोग, जो और भी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है अभी, अविश्वास प्रस्ताव, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, अविश्वास प्रस्ताव। इसको बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है जो चर्चा में चल रहा है, एक बात याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरी चीज, ये प्रस्ताव कौन लेके आएगा, तो कोई भी सदस्य, लेकिन सामान्य तौर पे विपक्षी सदस्य द्वारा। विपक्षी सदस्य यानी कि जो सत्ताधारी दल से संबंधित नहीं है, उस सदस्य द्वारा लाया जाएगा। और इस प्रस्ताव यानी ये जो प्रस्ताव है इसमें 50 अन्य सदस्यों का समर्थन, 50 अन्य सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होता है सरकार का बहुमत, इसका उद्देश्य जो है ये है सरकार के बहुमत को चुनौती देना। सरकार के बहुमत को चुनौती से क्या मतलब है? मतलब लोकसभा में जो भी दल बहुमत में होगा वही सरकार बनाता है। अब यहाँ पे ये लोग यानी विपक्षी दल उनको चुनौती दे रहे हैं और ये चेक करवाएंगे। क्या चेक करवाएंगे? कि अब आप बहुमत में हैं या नहीं हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि जो आपके सहयोगी संगठन या दल या सदस्य थे वो सब अब आपके साथ न हो, और अगर अभी भी या अब आप बहुमत में नहीं है तो आपको सरकार में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना ही होगा। क्यों? क्योंकि सरकार अब बहुमत में नहीं रह गई
और अगर ये पारित नहीं हुआ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार जैसी चली आ रही थी वैसी चलती रहेगी। वर्तमान में क्यों बुलाया गया है या क्यों प्रस्ताव लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, अभी जो लाया गया विश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों द्वारा लाया गया। कारण क्या था, ये चर्चा चाहते हैं किस मुद्दे पर, मणिपुर हिंसा पर। इनका मूल उद्देश्य सरकार गिराना नहीं, केवल चर्चा करना है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं, यानी विपक्षी दल भी जानते हैं कि सरकार यानी बीजेपी के पास अभी 330 प्लस सीट्स हैं, यानी ये बहुमत में है। बहुमत में क्या है, प्रचंड बहुमत में है, यानी सरकार तो गिर ही नहीं सकती, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या ही मतलब है। और उधर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस और सहयोगी दल, तो इनकी संख्या जो है वर्तमान में, जिनका नाम इंडिया हो गया है, ये 150 से कुछ कम ही है, तो सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन होगा क्या, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो पूरी के पूरी जो सत्ताधारी दल है और उसके जितने भी सहयोगी सदस्य या संगठन या दल हैं, वो सभी सदस्य आते हैं वोटिंग के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ हम लोग अभी लोकसभा में बहुमत में हैं। तो जब सारे सदस्य आएंगे और इसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे, क्योंकि वो भी सदस्य तो लोकसभा के ही हैं, और जब वो आएंगे तब ये चर्चा चलेगी और उनसे विपक्षी दल ये चाहेंगे कि वो मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब दें। तो केवल बात करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए और मोदी जी से जवाब पाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जो मूल उद्देश्य इसका होता है बहुमत चेक करना, वहाँ पे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जैसे ही ये आ जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक दिन निर्धारित किया जाता है कि हाँ इस दिन वोटिंग होगी और चर्चा होगी। तो जब चर्चा होगी तो विपक्षी दल जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो प्रश्न करेंगे इस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, और प्रश्न उनका क्या होगा, यही होगा, और पूछेंगे ये मोदी जी से जवाब। तो ये था आपका अविश्वास प्रस्ताव।